यातायात नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, साथ ही वाहन चालकों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक भी होता है। यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। भागलपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए एक नई प्रणाली शुरू होने वाली है, जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चालान भुगतान के रूप में अधिकारियों के द्वारा वसूला जाएगा। अब तक चौक चौराहों पर रसीद काटने के लिए 4 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध था और मैनुअल तरीके से भी ज्यादातर रसीद काटा जाता था। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा शहर में 18 हैंडहेल्ड मशीन उपलब्ध कराया गया है, जिसे थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और शहर में वितरित किया जाएगा। इस नए डिवाइस में पेमेंट प्राप्त करने का कई माध्यम दिया गया है। पहले सिर्फ कार्ड और कैश का ही माध्यम था, लेकिन अब यूपीआई पेमेंट को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक कैश नहीं होने का बहाना नहीं बना सकेंगे। यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि यूपीआई का नया माध्यम जुड़ने से चालान काटने में अब काफी सहूलियत होगी। साथ ही इस मशीन में पेंडिंग चालान काटने का भी अधिकार दिया गया है। ये काफी सुविधाजनक है। आने वाले दिनों में पूरे जिले में इस मशीन को वितरित किया जाएगा। अभी 18 जो हैंडहेल्ड डिवाइस है उसको हम लोग अलग अलग थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और शहर में वितरित करेंगे और उसके अनुसार चालान किया जाएगा। इसमें चालान करने में इसमें सुविधा ये है कि इसमें कई मोड पेमेंट प्राप्त करने कई मोड दिया गया है। जैसे शुरू में कार्ड था, कैश था, लेकिन वर्तमान में यूपीआई भी दिया गया है। यूपीआई का सुविधा देने से काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें पेंडिंग काटने का भी अधिकार है। यदि कोई गाड़ी को हम कहीं चालान करना चाहते हैं और उसका मालिक उपलब्ध नहीं है, तो गाड़ी का फ़ोटो लेकर या वीडियो बनाकर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, साथ ही साथ चालान वहीं काट देंगे और वो पेंडिंग रहेगा और उसके इसमें ड्यू चलता रहेगा। जब भी वो वाहन चालक या वाहन मालिक गाड़ी का कोई कागज़ रिन्यूअल कराएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस या पीयूसी या कोई क्लेम करेंगे, तो जब तक ये पेमेंट उनके द्वारा नहीं किया जाएगा, ये पेंडिंग रहेगा, तो उसको पेमेंट करना जरूरी हो जाएगा। इससे बच नहीं सकता है। आपने दोस्ती पर कई फिल्में देखी होंगी, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कलयुग में सब कुछ बदल गया है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा है। बता दें कि शराब पार्टी के दौरान अपने ही खास दोस्त को चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक अधमरा नहीं हो गया। ऐसा ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र से ये खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि 5 दोस्त आदमपुर थाना क्षेत्र कोयलाघाट के रहने वाले थे और पांचों ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित गोलाघाट शादी समारोह में भोज खाने के लिए गए थे। वहीं लौटते समय पांचों के बीच शराब पार्टी चल रही थी। सभी दोस्त नशे में टल्ली थे। 2 दोस्त में तू मैं हुई और बात यहां तक पहुंच गया कि एक दोस्त ने अपने खास दूसरे दोस्त को चाकू से घायल कर दिया। वह तब तक चाकू से अपने दोस्त पर वार करता रहा जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। पहले गर्दन पर वार किया, फिर सीने पे, उसके बाद पेट में जोरदार चाकू घोंपना शुरू कर दिया, जिससे वह अधमरा होकर लहूलुहान जमीन पर गिर गया। यह सारी घटना प्रत्यक्षदर्शी 3 दोस्त देख रहा था। यह घटना सुबह 3:30 बजे की है। उसी समय आनन फानन में तीनों दोस्त ने घायल को मायागंज अस्पताल लाया, जहां घायल युवक की सुबह 6 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। सारी बात पहले तो मृतक युवक के परिजन को नहीं बता रहा था, लेकिन जब उस पर दबाव डाला गया तो वह सारी हकीकत सामने रख दिया। बता दें कि ये जानकर मृतक के परिजन के होश उड़ गए। मृतक के परिजन ने कहा कि मैंने भोज खाने से मना किया था, लेकिन उसे जबरदस्ती भोज खाने के लिए बुलाया गया था। मुझे क्या पता मेरा बेटा इस हाल में मिलेगा। मृतक की पहचान बलुआ चक निवासी बिट्टू मंडल और छोटू का 17 वर्षीय पुत्र आशीष के रूप में हुई है। वह अपने नाना नानी के घर में रहकर अभी 9वीं कक्षा में जिला स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मृतक के शरीर में पहले अपराधी दोस्त ने गर्दन पर चाकू से वार किया, फिर सीने में वार किया, फिर पेट में जोरदार चाकू मारी, जिससे खून से लथपथ आशीष वहीं गिर गया। उसके बाद और 3 दोस्त जो वहां पर मौजूद थे, उस तीनों ने आनन फानन में मायागंज अस्पताल में आशीष को भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक आशीष की फुआ सीमा देवी ने बताया कि आशीष भोज खाने जा नहीं रहा था। जबरन उसके दोस्त ने उसे घर से बुलाकर भोज खाने के लिए लेकर गए और चाकू से गोदकर बुरी तरह से उसे मार डाला। 3 गो लड़का था, एक मारने लगा तो तीनों खड़ा कर देखा। ये बोला कि डर से ये लोग यहाँ नहीं बताया कि हम नहीं देखे हम देखे। तब फिर बोला कि पुलिस धमकी दिया कि मार लगेगा ऐसे उसे, तब बताया कि हम देखे।
गया था शादी में घूरने के लिए, कहाँ? बुला कर लेकर गया, कहाँ? गोलाघाट। कोलाघाट से लेकर गया। अच्छा, वहीं पर ही सब लड़का मार दिया इसको। हाँ मतलब दारू पिला के ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, दारू पिला। क्या? जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर भागलपुर में किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुवार को ज्योति कुमारी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, सिविल, पारिवारिक, भरण पोषण, विद्युत, पानी, एक्सीडेंटल क्लेम, श्रम संबंधी, बैंक और ट्रैफिक के चालान के मामले में सुनवाई होती है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए कुल 26 बेंच बनाए गए हैं। भागलपुर 18, नौगछिया 6 और कहलगांव में 2 बेंच बनाए गए हैं ताकि केस के निष्पादन में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि पिछली बार से ज्यादा केस इस बार निष्पादित किए जाएंगे। इस बार भागलपुर, नौगछिया, कहलगांव के एक गांव में जागरूकता रथ निकाली गई है। यह रथ भ्रमण कर रहा है और लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में केस निष्पादन के लिए जागृत भी किया जा रहा है। इस बार कुल 28,000 नोटिस किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। यहाँ सभी प्रकार के सिविल वाद का निःशुल्क निष्पादन किया जाता है। साथ ही लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। मई को लोक अदालत लग रही है, दूसरी लोक अदालत है। इसमें हम लोगों ने 26 बेंच बनाया है इस बार। भागलपुर में 18, नौगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच हैं। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 28,000 नोटिस किया है। उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार डिस्पोजल होगा। पिछले बार 2716 था, उम्मीद है कि इस बार 2800 के लगभग हो डिस्पोजल। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है, जो हर नौगछिया, भागलपुर और कहलगांव में जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और लोक अदालत की राह आएँ और अपने वादों का निपटारा करा सकें। भागलपुर के खरमनचक स्थित पूर्व डिप्टी मेयर लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा के घर के बगल में हरजत घोड़ा शाह रहमतुल्लाह मजार के पीछे घर बनाकर रह रहे शख्स के घर को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान घर के लोगों ने जमकर बवाल काटा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का घेराव कर दिया। मौके पर भारी संख्या में बलों की तैनाती की गई थी। दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड के जमीन पर बने मजार के पीछे मोहम्मद शरवर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। लोगों का कहना है कि पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा व एमवी ज्वेलर्स के मालिक के कहने पर घर तोड़ा गया। राजेश वर्मा पर महिलाओं ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं राजेश वर्मा ने कहा है कि सारे आरोप झूठे हैं। उनके घर का बाउंड्री वॉल हमने करवाया था, उस पर हमने लाखों खर्च किए, उसके बाद भी वजह हमें बदनाम किया जा रहा है। इधर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि यहाँ अतिक्रमण था, बगैर परमिशन के घर बना लिया, इसलिए आज अतिक्रमण हटाया गया है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम लोग को 11 तारीख को नोटिस दिया, सीएम बुलाए, हम लोग गए वहाँ, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग को बोले तो कागज़ उठा के फेंक दिया। बोला आप लोग के ऊपर बहुत बड़ा आदमी का हाथ है, जहाँ जाते हैं यही बात बोलता। और ये हाथ किसी का नहीं, सिर्फ राजेश वर्मा ये लोग का है। ये सब पूरे परिवार का हाथ है। और सामने वाला एमबी ज्वेलर्स का हाथ है। क्या एमबी ज्वेलर्स वाला हमको धमकी दिया था? क्या धमकी दिया था मतलब कुछ दुकान के बारे में, यहाँ पर लगाने उगाने के बारे में थोड़ा सा तू मैं हो गया। वो हमको धमकी दिया था कि आपको हम बर्बाद कर देंगे। मीन है ये इंक्रोचमेंट था। इन्होंने बगैर परमिशन के उतना घर बना लिया और इसके लिए ये इंक्रोचमेंट हटाया गया। 50,000 डिमांड कर वो गलत बात है। मुँह है, आपको मांग रहा नहीं मांग रहा है, आपको है नहीं है, उसके बाद में हम लोग पब्लिक है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, रजिस्टर्ड है यहाँ। नहीं, ये बसे हुए नहीं थे, ये रह रहे थे तो इनको छोड़ दिया गया था। सुनिए, ये इनको यहाँ पर एक झोपड़ी बनाए हुए थे, ये बाद में इन्होंने एक्सटेंशन कर लिया बगैर परमिशन के। जब अगर हमको किसी को बेघर करना रहेगा, हम लोग घर बसाने वाले लोगों में, बेघर करने वाले लोगों में नहीं है। और ना मेरी इतनी ताकत और औकात है कि मैं किसी को बेघर करूं। सरकारी अपनी प्रक्रिया है, सरकार की प्रक्रिया है। इसमें हम पर आरोप लगा के कोई अगर इस बात को बोलता है तो ये बात अपने आप में स्पष्ट होती है। जब इनको पहला पत्राचार हुआ था, इनकी उम्मीद ये है कि भैया हम लोग को बसे रहने दिया जाए। तो अब हम कोई
मंत्री या सांसद या विधायक तो है नहीं कि हम किसी को रुकवा दें सरकारी प्रक्रिया को, और नहीं रुकवा रहे हैं तो अब हम पर आरोप है कि आप ही करवा दिए। तो आखिर हमने तो लाखों रुपए लगा के इनके घर को बनवाने का काम किया था, तो फिर हम तोड़वाने का काम क्यों कर? अगर हमको तोड़वाना होता तो हम बनवाने का काम क्यों करते? तो मेरी संवेदना आज भी पूरी तरीके से सभी परिवार के, उनके परिवार के लोगों के लिए, और हम लोग तो कहीं कोई दिक्कत होगा तो और सहयोग करने वाले लोग हैं कि अगर यहाँ से अगर सरकारी ज़मीन थी और तमाम तरह की चीज़ें थी, अगर आपको कहीं सरकार ये कर रही है और आपको कोई उसमें मदद चाहिए तो हम मदद करने वाले। लेकिन इस तरह का तो मुझे खुद चिंता है इस बात की कि इस तरह का आरोप लगाकर क्या पता नहीं अब क्या बोला जाए इसमें। अपनी जान की खतरा बता रहे हैं आपको। जान का खतरा किस बात का? हमारा कहना है कि क्या हमारे कोई व्यक्ति, कोई हमारा कोई शख्स उसको तोड़ रहा है? तमाम सरकारी प्रक्रियाएं चल रही है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण होता है वो अतिक्रमण सरकार कर रही है, तो इसमें जान का खतरा और फलाना ठिकाना, ये तो बेबुनियादी बात है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के अजमेरीपुर गांव में बीते मंगलवार को हुए अगलगी में 213 घर जल गए थे। अग्निकांड के बाद एसडीओ भागलपुर धनंजय कुमार के निर्देश पर 2 दिनों तक सामूहिक किचन और बिजली आपूर्ति बहाल कराई गई थी और पीड़ितों की सूची तैयार की गई, जिसमें कुल 213 अग्नि पीड़ित परिवारों को चिन्हित कर सूची तैयार किया गया। गुरुवार की दोपहर नाथनगर के विधायक मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी भी पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे थे। इसी बीच सदर एसडीओ धनंजय कुमार भी नाथनगर के प्रभारी अंचल पदाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और 213 चिन्हित पीड़ित परिवार को 11,000 के हिसाब से मुआवजा का चेक देने की शुरुआत की। इस बाबत सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि पीड़ितों के बीच जीआर का राशि वितरण शुरू कर दिया गया है। जीआर राशि के वितरण के बाद सामूहिक किचन को नियमानुसार बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जीआर राशि में भोजन, बर्तन और वस्त्र का राशि जोड़ा जाता है। आगे सामूहिक किचन के लिए जिलाधिकारी से मंत्रणा कर निर्णय लिया जाएगा। वहीं विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने बताया कि सामूहिक किचन 1 सप्ताह तक चलाने के डीएम से बात करेंगे। नाथनगर की प्रभारी अंचलाधिकारी सह राजस्व पदाधिकारी सुशीला कुमारी ने बताया कि 4 बजे तक 15 लोगों के बीच जीआर राशि के रूप में 11,000 रुपए का चेक वितरित किया गया है, जिसमें 5,000 रुपए बर्तन और वस्त्र के लिए दिए गए हैं। देर शाम तक सभी को चेक वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी पूरा देख के बड़ा दुख हुआ कि क्या विपत्ति आई है यहाँ। हम लोग सरकारी लेवल पर भी और अपने एनजीओ के लेवल पर भी काम करने का कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी को कम से कम एक तागा कपड़ा मिल जाए, खाना मिल जाए इंसान का, ठीक है सर। किया जा रहा था, किचन बंद नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन कम से कम और चलाना है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के पहले राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। अब भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है। विधायक शैलेंद्र ने कहा है कि राजद के लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। आज कोई मुसलमान का बड़ा चेहरा आ जाए तो उसके लिए कारपेट बिछा देते हैं। ये सब केवल तुष्टीकरण की नीति करते हैं। राजद नीतीश कुमार दोनों गलबहिया कर जो इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने वाले का किसी भी हाल में अब बिहार में राज नहीं होगा। गरीब तबके के लोग, अति पिछड़ा लोग सबसे ज्यादा मंदिर जाते हैं, धर्म पर विश्वास रखते हैं। इसका मतलब है ये लोग अति पिछड़ा के विरोधी हैं। देखिए, आरजेडी के लोग कभी भी सनातन धर्म को नहीं मानते। आज कोई मुसलमान का बड़ा चेहरा आ जाए तो उनके लिए कारपेट बिछा देते हैं वो। हिंदुस्तान के किसी कोने में जो धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, अपने धर्मावलंबी को बुलाने में क्या हर्ज है। और ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति करते हैं। राजद के खासकर और नीतीश कुमार दोनों अभी गलबहियाँ मिलाकर जो इनका विरोध कर रहे हैं, किसी भी हाल में जो है ये सक्सेस नहीं होंगे। और हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने वाले अब इस बिहार में राज्य नहीं करेंगे। ये जान ही नहीं पा रहे हैं ये लोग कि जितने गरीब तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वही ज़्यादा आजकल पूजा पाठ कर रहे हैं और धर्म पर विश्वास कर रहे हैं। इसका माने है कि ये लोग अति पिछड़ा के विरोधी है।
अति पिछड़ा को नहीं देखना चाहते हैं, अति पिछड़ा को धर्म के प्रति आस्था जो है उससे उसको हटाना चाहते हैं।